यस, सो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इवैल्यूएशन मैट्रिक्स इसकी करी थी, ठीक है। लेट अस रिवाइज दैट फर्स्ट। Yes. So first one is the Silhouette coefficient. So now what is the Silhouette's coefficient? के इसमें आपके पास let us suppose two clusters are there, C1 and C2. So यहाँ पर एक तो आपने देखो जो भी फर्स्ट टू है Silhouette's coefficients and Dunn's index, they are internal. मीन्स इनको कोई ग्राउंड ट्रूथ की रिक्वायरमेंट नहीं है, दे आर अनसुपरवाइज्ड। क्लस्टरिंग तो अनसुपरवाइज्ड है ही है, लेकिन ये जो इवैल्यूएशन मीट्रिक है ये भी अनसुपरवाइज्ड है। सो अब आपने क्या करना है, इसमें एक होगा ये जो भी डिस्टेंस है, मतलब यहां पर लेट अस को ये मीन है और ये एक किसी सैंपल का ये डिस्टेंस है, तो ये एक ही क्लस्टर में है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा क्लस्टर। सैंपल का दूसरे क्लस्टर से है उसको क्या बोलेंगे, इंटर क्लस्टर। करेक्ट। सो व्हाट, अगर ये सैंपल है हमारा जिसको मैंने सर्कल किया है अभी, ए क्या है कि इस सैंपल का सारे पॉइंट्स जो इस C1 पॉइंट है, सारे पॉइंट से डिस्टेंस का मीन, और बी क्या है, इस पॉइंट का दूसरे क्लस्टर के पॉइंट से डिस्टेंस से मीन, तो उसको क्या बोलेंगे, बी। सो S इज इक्वल टू B माइनस A डिवाइड बाय मैक्स B कॉमा A। क्लियर। सो S इज इक्वल टू B माइनस A मैक्स B कॉमा A। सो यहां पे B क्या होगा, इंटर क्लस्टर जो डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करेगा, और A क्या होगा, इंट्रा क्लस्टर। सो अगर हमारा क्लस्टरिंग अप्रोच सही है तो इंट्रा क्लस्टर में तो ऑब्वियस बात है ना कि डिस्टेंस कम होना चाहिए और इंटर क्लस्टर में ज्यादा होना चाहिए। सो इसका मतलब क्या है कि ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो जितनी पॉजिटिव ये वैल्यू है, मतलब 1 है, पॉजिटिव 1 है, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नेगेटिव 1 है तो ये इनकरेक्ट क्लस्टरिंग है। इज इट क्लियर और एनी डाउट? किसी को कोई डाउट हो? ओके। सो नेक्स्ट इज डन्स इंडेक्स। अब डन्स इंडेक्स भी क्या है, बिल्कुल वैसा ही है, ये भी इंटरनल ही है। दो क्लस्टर्स हैं C1 C2। फॉर ईच क्लस्टर कंप्यूट द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द क्लस्टर एंड ऑब्जेक्ट्स इन द अदर क्लस्टर्स। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसमें था, लेकिन यूज द मिनिमम ऑफ दिस पेयर वाइज डिस्टेंस एज द इंटर क्लस्टर सेपरेशन। अब यहां पर क्या लेना है हमने, मिनिमम ऑफ दिस पेयर वाइज डिस्टेंस। डन्स इंडेक्स में न्यूमरेटर में क्या है, ये मिनिमम, और ठीक है, मिनिमम सेपरेशन ऑफ द इंटर क्लस्टर डिस्टेंस। इंटर क्लस्टर डिस्टेंस मतलब कि अगर सैंपल ये है, इस वाले पॉइंट से जो भी मिनिमम पॉइंट होगा उसको आप न्यूमरेटर में रखोगे, और इंट्रा क्लस्टर में जो मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम क्या होता है, लेट अस सपोज आपका सर्कुलर फॉर्म में है, तो अगर यहां पे डिस्टेंस है तो वो बेसिकली डायामीटर ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको डायामीटर नीचे बोला गया, तो इसको मैक्सिमम बोलेंगे। वहां पर हम सिलहॉटेस कॉफिशिएंट में मीन की बात करते हैं, यहां पर मिनिमम एंड मैक्सिमम की बात करते हैं। तो ये क्लियर है या कोई डाउट है? एनी डाउट? ओके। If data set contains compact and well separated clusters, the diameter of cluster is expected to be small.
ये तो ऑब्वियस बात है ना कि आपके पास अगर वेल डिफाइंड है क्लस्टर, तो जो ये जो डिनोमिनेटर वाला डिस्टेंस है ये क्या होगा, स्मॉल, और न्यूमिनेटर वाला ज्यादा चाहिए हमें। तो इसकी वैल्यू कहां से कहां लाई करनी चाहिए, 0 टू इन्फिनिटी। जितना बड़ा होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। क्लियर? एनी डाउट यू कैन आस्क। अब नेक्स्ट इज रैंड इंडेक्स। अब देखो रैंड इंडेक्स क्या है, एक्सटर्नल इवेल्युएशन मीट्रिक है। अब एक्सटर्नल इवेल्युएशन मीट्रिक का यहाँ पे मतलब क्या है, एक्सटर्नल इवेल्युएशन मीट्रिक का कि हमारे पास कुछ पहले से ग्राउंड ट्रूथ वैल्यू पड़ी होगी, या तो कोई स्टैंडर्डाइज वैल्यू पड़ी है या किसी और क्लस्टरिंग एल्गोरिदम की वैल्यूज पड़ी है। ठीक है, लेट अस सपोज उसकी जो क्लस्टर्स उसने फॉर्म किए वो हम सी के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो हमने हमारे एल्गोरिदम ने फॉर्म किए वो हमने के साथ किया है। सो अब यहां पर क्या है, इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जिससे ये वाला क्लियर होगा। Let A be the element pairs that lie in the same set of C and K. So that means ये rand index है। A क्या है, the number of element pairs that lie in the same set of C and K. Let us suppose मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, A B यहां पर भी है यहां पर भी है, तो ये क्या है, ये वाले किस में है, दोनों में हैं, तो इसलिए ए उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट पेयर्स दैट लाइज इन डिफरेंट सेट्स ऑफ सी एंड के। लेट अस सपोज ऐसे है, सी डी है और यहां ई एफ है। ठीक है, कोई आपका ए बी सी डी ई एफ था, ऐसे था कोई, तो ये वाली बी वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो सी डी एंड ई एफ डिफरेंट इंडेक्स में है। So rand index will be a plus b divided by nc2। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग की मिस्टेक है, तो इस तरह से ये रैंड इंडेक्स होगा। ठीक है, अब यहां से आपको मे बी इतना आइडिया ना लगा हो, अब इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। से वी हैव 5 एग्जांपल्स। अब 5 एग्जांपल्स हैं आपके पास, ए बी सी डी ई। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपके पास एक गिवन है, एक आपके पास आपके क्लस्टरिंग एल्गोरिदम ने मैकेनिज्म बनाया होगा। ठीक है, अब दोनों को देखेंगे कि द क्लस्टरिंग मेथड ग्रुप्स ए बी एंड सी इनटू वन ग्रुप। मतलब के ने क्या कैसे किया, के की वैल्यूज क्या है, ए बी को तो ए क्लस्टर में क्लस्टर 1, और क्लस्टर 2 में इसने किसको किया, ए बी एंड सी को एक में है, सॉरी, ए बी एंड सी को, एंड डी ई को दूसरे में। और ग्राउंड ट्रूथ में क्या था, ग्राउंड ट्रूथ में क्लस्टर 1 में थे आपके ए बी, और क्लस्टर 2 में थे आपके सी, ये गिवन है सी डी एंड ई। सो लेट अस सपोज इस एग्जांपल के लिए हमने रैंड इंडेक्स कैलकुलेट करना है। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस रैंड इंडेक्स, अब उसमें देखेंगे। सबसे पहले कितने कॉमन पेयर्स हैं और कितने जो दोनों में एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, वो हमने कैलकुलेट करना है। उससे पहले NC2, यहां पर C की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी 5 N की वैल्यू क्या आएगी, कितनी एग्जांपल्स हैं, 5। सो 5C2 की वैल्यूज कितनी होगी भाई, एनीबॉडी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ 5C2, 10 आएगी ना ये।
क्लियर Yes, है? sir. ये तो आपको आपने पढ़ा होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशंस में, ठीक है। 5 की वैल्यू 10 होगी। कौन कौन से आपके पास ऐसे पेयर्स बनेंगे, देखो पहले ए के साथ कैलकुलेट करते हैं, ए बी, ए सी, ए डी, ए ई। फिर बी के साथ ए बी तो हो ही चुका है, बी सी, बी डी, बी ई। फिर सी के साथ सी डी, सी ई। फिर डी के साथ डी ई। तो इनको आप कैलकुलेट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10 डिफरेंट पेयर्स आपके बन चुके हैं। तो पहला काम क्या है कि कॉमन दोनों में कितने हैं। ए बी यहां पर है, यहां पर है, तो एक पेयर तो ये कॉमन हो गया, ठीक है। C2 में कितने हैं, DE है और यहां DE है, तो एक पेयर ये हो गया। सो कितने पेयर कॉमन हो गए, 2। सो दिस वैल्यू ऑफ 2 वहां से आई। क्लियर? अब कौन से ऐसे पेयर हैं जो दोनों में किसी में भी नहीं है, ए क्लस्टर में, के में और सी में। कैसे, कौन कौन से ऐसे पेयर्स हैं? सो वन पेयर इज, देखो ए बी तो दोनों में है, ए सी यहां है, ठीक है। ये वाला तो दोनों में है, ये वाला है ए डी ना यहां है, किसी में है ए डी, तो एक तो ए डी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ए ई क्या कहीं है इनमें, नहीं, ए ई का भी पेयर नहीं है। फिर बी सी यहां पर हो गया, बी डी भी नहीं है, बीई भी नहीं है। फिर सी डी यहां पर हो गया, सीई भी यहां पर हो गया, डीई यहां पर हो गया। सो देयर आर 4 टोटल पेयर्स दैट नाइदर अकर इन के और सी। क्लियर? सो 2 + 4 divide by 10. So this is the rand index. Yes, is this example clear or any doubt? I hope it is clear. ठीक है। Now another one is adjusted rand index. RI suffers from one drawback, that it yields a high value for pairs of random partitions of a given set of examples. जैसे पिछले केस में कितनी थी आपके पास 10, लेट अस सपोज यहाँ 20 हो 40 हो, तो ये वैल्यू ज्यादा बढ़ती जाएगी। टू काउंटर दिस ड्रॉबैक एन एडजस्टमेंट इज मेड टू द कैलकुलेशंस बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ग्रुपिंग बाय चांस। In this, we create a contingency table as below, as the row denotes the clusters made by clustering algorithm and column denotes the clusters given by the ground truth. अब यहां पर क्या है, जो रोज हैं, जो भी रोज हैं वो किसको डोनेट कर रही हैं, जो आपके क्लस्टरिंग एल्गोरिथम के हैं, ये ग्राउंड ट्रूथ वाले हैं, ठीक है। ये सी वाले हैं, ये के वाले हैं। हमने ऐसे एक कंटीजेंसी टेबल बनाना है। Any ijth entry is the number of common objects belonging to the clustering algorithm CI and ground truth cluster CJ. अब ये मैंने इतना कुछ बोला, मे बी ये भी अभी ना क्लियर हो, अगेन एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं, उसके साथ ये आपको क्लियर हो जाएगा। So Nij is the number of examples common to cluster I and J, ठीक है। AI is the sum of contingency cells in row I, Bj is the sum of contingency cells in column J। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये जो अभी लिखा हुआ है ना Nij2, ये बेसिकली क्या है, Nij C2, ठीक है। अभी मैं इसको क्लियर करता हूं, यहां भी ये मिस प्रिंटिंग है।
यस। सो अगर आप इसको एग्जाम्पल को देखोगे जो लास्ट टाइम हमने की थी, कि क्लस्टरिंग 1 में कितने आपके कॉमन थे, ठीक है। यहां पर क्या है, लेट अस सपोज आपने लिख दिया M2C1, M2C2, M1C1 एंड M1C2। अब बिल्कुल वही एग्जांपल के साथ कंसीडर करो जो आपके पास गिवन थी। क्या ये आपसे कंटीजेंसी टेबल आपको समझ में आया या नहीं? यहां पर क्या था, ए बी सी फर्स्ट क्लस्टर में, और एक्चुअल में क्या था, ए बी। कितने ऑब्जेक्ट्स सेम थे? 2। क्लियर? तो यहां पर क्या था, सी डी ई, और यहां पर क्या था, डी ई। अब ए बी सी और सी डी ई में कितने ऑब्जेक्ट सेम हैं? यस। ए सेम नहीं है, बी सेम नहीं है, लेकिन सी कॉमन है। सेम मतलब कॉमन की बात कर रहा हूं, ठीक है। सो डी ई और ए बी में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, डी ई और सी डी ई में डी और ई है तो 2 आ गया। इज इट क्लियर कि ये कंटीजेंसी टेबल कैसे बना? अगर किसी को डाउट हो तो पूछो। ये पिछली रैंड एग्जांपल वाली बात कर रहे हैं हम, उस वहीं से वही एग्जांपल की हमने ये कंटीजेंसी टेबल बनाई है, ठीक है। अब यहां पर ये वाली वैल्यूज, ये NiJ C2 है, ठीक है, NiJ C2। तो अब इसके लिए अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगी, 2C2 प्लस 1C2 प्लस 0C2 प्लस 2C2। 2C2 कितना होगा, 1। 1C2 कितना होगा, 0। 0C2 कितना होगा, 0। 2C2 कितना होगा, 1। 1 प्लस 1 2 आ गया। एनी डाउट? एनी डाउट? ठीक है, ऐसे ही आपने ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। AiJ C2, यस, AiJ C2 का मतलब क्या है, ये वाली 3C2 प्लस 2C2, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, AiJ। और BiJ मतलब इनका सम है ना, 2 प्लस 1 क्या है, 3, 0 प्लस 2 क्या है, 2। सो 3C2 एंड 2C2। अब BiJ किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 2 प्लस 0 इसको 2, 1 प्लस 2 3। सो 2C2 एंड 3C2, तो इसकी वैल्यूज भी 4 आ गई, और हमने ऐसे एडजस्टेड रैंडम इंडेक्स कैलकुलेट कर लिया। सो इज इट क्लियर और एनी डाउट? So next is purity. Purity is also an external evaluation criteria of cluster quality. It is the percent of total number of objects that were classified correctly. जैसे वहां पे आपका एक्यूरेसी होता है क्लासिफिकेशन में, यहाँ प्योरिटी के साथ किया है अगर आपके पास एक्सटर्नल वाला मौजूद है। इट ऑल्सो लाइज इन द रेंज बिटवीन 0 to 1। तो इसको इन्होंने कैसे किया, मीन के साथ जितने नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स को आपने कंपैरिजन किया है उसके साथ इन्होंने कर लिया। वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, k इज द नंबर ऑफ क्लस्टर्स एंड ci इज द क्लस्टर इन द क्लस्टरिंग एल्गोरिथम c। tj इज द क्लस्टर इन द ग्राउंड ट्रूथ। ग्राउंड ट्रूथ के साथ कंपैरिजन है। लेट अस सपोज ये एग्जांपल है आपके पास। सो प्योरिटी क्या है, max of each row in the contingency matrix।
रो की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2 और 1, रो 1 में से 2, 0 और 2 में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2, सो 2 + 2 डिवाइड बाय टोटल सैंपल्स कितने थे 5, सो प्योरिटी विल बी 8.8. इज इट क्लियर? एनी डाउट in the evaluation matrix? Clear? So these are different types of clustering algorithms. So partitioning based method. सर वो मैक्स ऑफ ईच रो आना था तो पहले वाले में 3+2 नहीं आना चाहिए था किसका? सर लास्ट स्लाइड में मैक्स ऑफ ईच रो आना था तो हाँ पहले मैं बताता हूँ मैक्स ऑफ ईच रो. यहां पर मैक्स ऑफ ईच रो क्या है? रो तो ये है ना आपकी 2 and 1. यस सर 2 और 1 में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2 0 और 2 में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2 क्लियर? यस सर ओके. सो नेक्स्ट इज पार्टीशनिंग बेस्ड मेथड्स. देखो यहाँ पर 5 आपके पास डिफरेंट क्लस्टरिंग मेथड्स हैं. सो वी विल डू ओनली पार्टीशनिंग बेस्ड मेथड्स जो डिटेल में करेंगे. सो इन दिस आल्सो only algorithm that we are going to study is k-means clustering algorithm. ठीक है. So what is partitioning based? यहां पर हम ऑप्टिमाइज करेंगे, ऑप्टिमाइज अ कॉस्ट फंक्शन और एन एरर फंक्शन. तो उसके बेस पे हम क्लस्टर्स फॉर्म करेंगे. हायरार्किकल बेस्ड मेथड्स में क्या होगा? ट्री लाइक स्ट्रक्चर होगा. टॉप डाउन या बॉटम अप अप्रोच के थ्रू हम डिफरेंट क्लस्टरिंग मैकेनिज्म बनाते हैं. डेंसिटी बेस्ड मेथड्स में क्या होता है कि बेसिकली वी आर कैलकुलेटिंग दी डेंसिटी. के हम क्या करते हैं, कोई ऐसा एल्गोरिदम बनाते हैं कि जहां पर क्लस्टर्स किस फॉर्म पे बनाते हैं कि जहां पर डेंसिटी ज्यादा है वो एक क्लस्टर में ही रहें वो पॉइंट्स. तो उसके बेस पर हम डेंसिटी बेस्ड मेथड्स कर सकते हैं. जैसे एक बड़ा कॉमन मेथड है डीबी स्कैन. ठीक है. वन इज ऑप्टिक्स. तो ये कुछ है. नेक्स्ट इज ग्रिड बेस्ड मेथड. ग्रिड बेस्ड मेथड में क्या है, आपने फीचर्स के साथ डिफरेंट प्लॉट्स कर लिए पॉइंट्स. ठीक है. ये प्लॉट कर लिए. अब आपने इसको ऐसे डिवाइड कर लिया तो ये एक क्लस्टर बन गया, ये सेकंड क्लस्टर, ये थर्ड क्लस्टर, ये फोर्थ क्लस्टर एंड वन इज फिफ्थ क्लस्टर. सो नेक्स्ट इज मॉडल बेस्ड मेथड्स. सो व्हाट आर मॉडल बेस्ड मेथड्स? मॉडल बेस्ड मेथड्स में जैसे आपने एसवीएम का किया है या ग्रेडियंट डिसेंट लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मैकेनिज्म किया है, एक मैथमेटिकल मॉडल से आप बाउंड्री डिफाइन करते हो. किसकी बाउंड्री डिफाइन करोगे? क्लस्टर की. सो दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स. क्लियर? सो लेट अस मूव टू के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम. It discovers the group in the data by optimizing a specific objective function and iteratively improving the quality of clusters. These algorithms partitions our dataset into k clusters so that the objective function is optimized. देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ये जरूरी नहीं कि हम मिनिमाइज ही करें. ठीक है. तो कई बार किसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम मैक्सिमाइज भी करते हैं. तो वो डिपेंड करेगा आप कौन सा एल्गोरिदम यूज कर रहे हो. Realistically, we use following heuristic methods to find the cluster: k-means, k-medians, k-mediots. तो लेकिन सबसे ज्यादा वाइडली कौन सा यूज होता है? k-means. और उसको ही हम स्टडी करेंगे अपने इस कोर्स में. देखो अगेन हम इसको करेंगे एक न्यूमेरिकल के थ्रू. ये अभी आपको लगेगा कि मैं थ्योरेटिकली बता रहा हूं तो इतना समझ में भी ना आए, लेकिन जैसे ही हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये क्लियर होता जाएगा. के मींस क्लस्टरिंग, इट इज द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली
clustering method. It has been proposed by McEwen in 1967. 1967 में दिया था, लेकिन इसके ऊपर इश्यूज हैं कि एक्चुअली ये कब है। एक और रिसर्चर ने बोला था कि भी मेरा ये एल्गोरिदम 1952 में पब्लिश हुआ था, लेकिन चलो वो बात अलग है कि हमने तो एल्गोरिदम सीखना है। In K means clustering algorithm, each cluster is represented by the center of cluster. Given K, the number of clusters, the K means clustering algorithm is outlined as follow. Select K points as initial clusters. अब ये देखो, जैसे आपने वो किया था ना, K के कॉरेस्पॉन्डिंग और कौन सा किया है? एनी क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम जहां पर K का यूज किया हो? यस एनीबडी? KNN. यस KNN। तो वहां भी हम क्या करते थे? इनिशियली आप K की वैल्यू सिलेक्ट करते हो, ठीक है। तो यहां भी आप क्या करोगे? इन रैंडमली K की वैल्यू सिलेक्ट करोगे। हेयर K रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ क्लस्टर्स, ठीक है। फ्रॉम K clusters by assigning each point to its closest centroid. अपडेट, दो स्टेप है, एक असाइनमेंट, अपडेट क्या है? रिकम्प्यूट दी सेंट्रोइड्स ऑफ ईच क्लस्टर, और ये चलता जाएगा until the algorithm converges, So अब ये एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है उसको अभी हम देखेंगे। देखो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेजर्स सच एज मैनहट्टन डिस्टेंस, यूक्लिडियन डिस्टेंस, कोसाइन डिस्टेंस are used to find the distance of each point from the centroids. अभी मैं आपको बताता हूं, ये भी यहां से इस एग्जांपल से हम करते हैं, उस इनके साथ आप खुद रिलेट कर लेना जो बाकी आपके एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट दिए हुए हैं। So let us suppose these are the different attributes, एक है वेट इंडेक्स, एक है पीएच वैल्यू, मेडिसिन के लिए डेटा है, ABCD आपके पास है। इट इज अनलेबल्ड डेटा, कोई क्लास गिवन नहीं है, तो हमने इसको देकर क्लस्टर फॉर्म करने हैं। तो अब वो क्लस्टर कैसे फॉर्म होंगे वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले कि हमने रैंडमली K की वैल्यू लेट अस सपोज हमने 2 चूज कर, एंड वी हैव चोजन दी 2 सेंट्रोइड्स। लेट अस सपोज एक तो 1,1 फर्स्ट रो का ले लिया, एक सेकंड रो का ले लिया 2,1। हमने इनिशियली क्या चूज किया? मान लो हमने 2 पॉइंट्स चूज किए और 1,1 और 2,1 हमने ये मान लिए। क्लियर? नेक्स्ट, K इक्वल्स टू 2, ये इन्होंने ऐसे ही कर लिया। अब यहां पर हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये जो डिस्टेंस कैलकुलेट हुआ है, ये आप कोई भी डिस्टेंस लिख सकते हो, लेकिन जो ओरिजिनल एल्गोरिदम में दिया था दैट वाज गिवन यूक्लिडियन डिस्टेंस। अब फर्स्ट पॉइंट कौन सा था? 0,1। 0,1 से 0,1 का डिस्टेंस क्या होगा? यूक्लिडियन 0। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, सॉरी 1,1 था, 1,1 से 1,1 का डिस्टेंस क्या होगा? 0। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन 1,1 एंड 2,1 क्या होगा भाई? 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1। B और A का डिस्टेंस, फिर C और A का डिस्टेंस क्या होगा? 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट, मतलब अंडर रूट 13, जो भी वैल्यू अंडर रूट 13 की आएगी
क्या वही लिखी हुई है 3.61? क्या ये √13 की वैल्यू है? यस, ठीक है। और फिर ऐसे ही उसका, फिर ये दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा हमने सेंट्रोइड पॉइंट कौन सा लिया था? 2,1। अब डिस्टेंस फ्रॉम 2,1 टू 1,1, तो ये कितना होगा? अगेन 1। 2,1 से 2,1 का 0, और ऐसी बाकियों का कैलकुलेट कर ले। सो इज इट क्लियर ये डी की वैल्यू कैसे आई? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? यस, एनी डाउट? देखो अगर डाउट है यहीं पूछ लो, ठीक है। अब इसके बाद किया क्या? जहां पर भी मिनिमम वैल्यू है ना, उसको हमने 1 मार्क कर लिया। जहां पे भी मिनिमम वैल्यू है उसको हमने 1 मार्क कर लिया। तो 0 और 1 में मिनिमम वैल्यू किसकी है? यस, 0। 1 और 0 में मिनिमम वैल्यू किसकी है? इसकी। 3.61 और 2.83 में मिनिमम वैल्यू किसकी है? इसकी। 5 और 4.24 में मिनिमम वैल्यू किसकी है? इसकी। जहां पर इन क्लस्टर्स में आपके पास ऐसे था तो हमने ऐसे मार्क कर लिया। तो अगर मैं इनको ए बी सी डी के साथ डोनेट कर दूं तो ग्रुप 1 में क्या आएगा? ओनली ए, और ग्रुप उसमें क्या आएगा? बी सी डी। क्लियर है या नहीं? इज इट क्लियर? जिसको नहीं क्लियर हुआ वो पूछ सकता है। यहां से हमने मिनिमम वैल्यू देखी आपस में, दोनों रोज के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में हमने मिनिमम वैल्यू देखी। जो भी मिनिमम है उसको 1 से डोनेट कर दिया। तो ऊपर कितने एलिमेंट्स हैं? एक ही 1 वाला है, और नीचे कितने एलिमेंट्स 1 वाले हैं? 3। सो अगर मैं ऐसे डोनेट कर दूं, सो ओनली एक फर्स्ट क्लस्टर में आप लाई कर सकते हैं, और ग्रुप 2 में आपके ये वाले रह गए। क्लियर? सो ग्रुप 1 का तो वही एलिमेंट रह गया 1 वाला, ठीक है। सो उसका सेंट्रोइड पॉइंट चेंज नहीं हुआ। ग्रुप 2 के लिए आपने क्या किया? ये जो तीनों का दोबारा से आपने मीन लिया। मीन मतलब कैसे कैलकुलेट किया? 2 + 4 + 5 डिवाइड बाय 3, 1 + 3 + 4 डिवाइड बाय 3। क्लियर? ये वैल्यू। सो इसका आपने यहां पर अपडेट कर दिया नया सेंट्रोइड पॉइंट, ठीक है। और ये करते जाओगे जब तक आपका कन्वर्ज नहीं होता। कन्वर्ज मतलब दोबारा से प्रीवियस ही सेंट्रोइड की वैल्यू नहीं रहती। सो ये क्लियर हो गया। सो अब आपके पास योर न्यू सेंट्रोइड पॉइंट्स आर 1,1 एंड 11 डिवाइड 11, 3 एंड 8/3। अब यहां से यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालोगे। अगेन ऊपर वाला तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, और नीचे वाले की वैल्यूज चेंज है। अब यहां से आपने निकालनी है मिनिमम वैल्यू। जो भी मिनिमम वैल्यू है उसको 1 करोगे, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये 1 बनेगा, ये 0 बनेगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 और 2.36 में कौन सा छोटा है? 1, ये 0। इनमें कौन सा छोटा है? ये 1। और इनमें कौन सा छोटा है? ये। सो अब क्लस्टर्स कौन से बन जाएंगे आपके? ए बी एंड सी डी, ठीक है। सो अब यहां पर आपके पास यू हैव टू कैलकुलेट द मीन। अब मीन कैलकुलेट करोगे ए बी का। सो ए बी का मीन क्या होगा? 1 + 2 डिवाइड बाय 2, 1 + 2 डिवाइड बाय 2, 1 + 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। जो भी नया आ गया आपके पास। और C2 का क्या होगा? क्योंकि अब पॉइंट्स इसके अगेन चेंज हो गए, तो 4 + 5 डिवाइड बाय 2,
3 + 4 डिवाइड बाय 2। तो इससे आपने इसको अपडेट कर लिया। क्लियर? एनी डाउट? तो आपके ये दोनों सेंट्रॉइड पॉइंट्स अपडेट हो गए। यस, एनी डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट हो? अब इसके बाद क्या किया आपने? अगेन वही आपने यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट किया और उसके बाद ग्रुप बनाए। तो जब इस बार भी ग्रुप बनाए तो अगेन सेम ए बी एक में, सी डी उसमें और सेंट्रॉइड की वैल्यूज में कोई चेंज नहीं। मतलब द सॉल्यूशन हैज कन्वर्ज्ड। तो आपका सॉल्यूशन कन्वर्ज कर गया और इसका क्या वैल्यूज बनी? ए बी और सी डी। इज इट क्लियर और नॉट? किसी को कोई डाउट हो इस न्यूमेरिकल में? ठीक है। सो ये के मींस क्लस्टरिंग के ऊपर न्यूमेरिकल हो गया। तो अब अगर आप इसको समझोगे तो ये इजी है। इसको भी अगर आप समझोगे तो ये इजी हो जाएगा। क्लियर? ये देखने में इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है नहीं। अब के मींस के ऊपर आपका देखो पार्टीशनिंग बेस्ड मैंने पहले ही बताया कि इसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम मिनिमाइज करते हैं। सो बेसिकली ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या, कैसे हमने गिवन किया इसका? इसमें के क्लस्टर्स में करते हैं और सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर और डेविएशंस ऑफ ईच सैंपल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द क्लस्टर फ्रॉम व्हिच इट बिलोंग्स। तो हमने सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर को ऐसे रिप्रेजेंट किया और इसको किया। और इसमें एक चीज, हम सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर का अगर हम मीन लेंगे, जो मीन सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर बोलते हैं, के मींस क्लस्टरिंग में हम उसको इनर्शिया बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? इनर्शिया। तो ये बात आपने याद रखनी है कि उसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। के फॉर सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर का जो मीन है या मीन सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर है, के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम में उसको इनर्शिया बोला जाता है। तो जैसे हमने वहां पर के की वैल्यू को करने का एक मैकेनिज्म है, यहां भी है। हमने वाई एक्सिस पे क्या किया? इनर्शिया लिया और यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के लिया। और जहां पे भी आपका एल्बो बने, एल्बो मतलब कि आपकी फ्लैट लाइन आने लगे, तो डेट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ के। ठीक है। सो अब यहां पर एक्चुअल वैल्यू कौन सी है के की? 3, क्योंकि यहां से वो स्टीपनेस खत्म होगी। ठीक है। पहले तो एकदम से आपका डिक्लाइनिंग फेज पे था, लेकिन उसके बाद वो थोड़ी कर्व आपकी स्टेबल एल्बो की फॉर्म बना रही है, तो दैट विल बी द ऑप्टिमल वैल्यू फॉर के। सो इन दिस केस द नंबर ऑफ क्लस्टर शुड बी 3, जो यहाँ पे एग्जांपल है। सो एनी डाउट? आपने KNN में भी ऐसी किया है ना? इवन आप जब ग्रेडियंट डिसेंट में अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो भी आप बेसिकली ऐसी फॉर्म करते हो कि आपका अल्फा कन्वर्ज कर जाए उस पॉइंट के ऊपर, तो आप वही ले लेते हो। तो ये वाली कर्व आप ऐसे एल्बो शेप काफी बार यूज करते हो। और क्या मैकेनिज्म हो सकते हैं? देखो, और तो सिलहोटेस कॉफिशिएंट हो सकता है। सिलहोटेस कॉफिशिएंट का कैसे जाएगी कर्व? तो आप कौन सा पॉइंट लोगे? ये वाला। क्योंकि जितना सिलहोटेस कॉफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा होगी उतना आपके लिए अच्छा है। तो 0 to 1 के बीच में लाई करती है, अगर जितनी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी आपके, वो उतना अच्छा है। तो उस केस में आप कौन सा लोगे? ये वाला पॉइंट। क्लियर? अगर ग्राउंड ट्रूथ अवेलेबल है, जो कि बहुत मुश्किल है क्लस्टरिंग के केस में, तो आप प्योरिटी, रैंडम इंडेक्स
एडजस्टेड रैंडम इंडेक्स, ये वाले मैकेनिज्म भी यूज कर सकते हो टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के। क्लियर? अब है एक पॉइंट कि अगर आपकी इनिशियल सेंट्रोइड्स आपके रैंडमली इनिशियलाइज्ड हैं तो क्या होता है, कई बार वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपने वो रैंडमली इनिशियलाइज कर दिए, तो हर आइट्रेशन के बाद वो इतनी जल्दी अपडेट नहीं होते, तो दैट में लीड टू पुअर क्लस्टरिंग। तो इसका क्या सोल्यूशन किया है कि लेट अस सपोज जैसे k प्लस प्लस है एक इसका वेरिएंट, तो उसमें क्या किया है कि हम कैसे सेंट्रोइड्स को अपडेट करते थे, यूजिंग मीन्स। तो उसमें मीन्स की बजाय मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स ले लिया उस पॉइंट से जो भी है, तो उससे क्या है कि आपके पास कि आप लोकल मिनिमा में ना स्टक करो, ताकि आप अगर मैक्सिमम पॉइंट लोगे तो वेरिएशन ज्यादा आ जाएगी, तो इस वे से आप उसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है? सो एनी डाउट इन के मींस क्लस्टरिंग? आप घर जाकर इसको दोबारा से देखो, ये मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, ई कंटेंट देखो, स्लाइड्स देखो, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो मेरे से पूछो, वरना फिर हम कल से जो नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज कॉल्ड एसोसिएटिव माइनिंग, उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू।